नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश की विकास यात्रा पर समर्पित हमारा ये खास प्रोग्राम। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी निगाह रहती है। साथ ही साथ शेयर बाजारों के हाल के साथ साथ आज के फोकस में हम उठाते हैं एक बड़ा मुद्दा जो कि कारोबार जगत से जुड़ा होता है और हमारी और आपकी जिंदगी से भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत में होंगे शामिल। इसके अलावा पीएम आज सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल का भी करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ की टेलीफोन पर बातचीत। दोनों देशों के हित में मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता जल्द पूरा करने की जताई उम्मीद। कहा, दोनों देशों ने द्विपक्षीय समग्र रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जताई है प्रतिबद्धता। एनएसओ की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई की दर में गिरावट देखने को मिली। इस साल फरवरी में खुदरा महंगाई दर 5.09% रही। जनवरी में ये 5.10% थी। पिछले साल इसी महीने में 6.44% पर थी। औद्योगिक उत्पादन 3.8% रहा। और आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान पर बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। कुछ टॉप लाइन्स आपकी स्क्रीन पर जिन पर हमारी निगाह रहेगी। साथ ही साथ आज हम फोकस करेंगे सेमीकंडक्टर की दुनिया में जो एक बड़ा फैसला आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंचित वर्गों को ऋण सहायता करने के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी इस दौरान प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और देश के वंचित वर्गों के लिए 1 लाख उद्यमों को ऋण सहायता स्वीकृत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान मशीनी स्वच्छता व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों जो कि सीओ और सेप्टिक टैंक के श्रमिक हैं उनको आयुष्मान कार्ड का स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट वितरित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के वंचित समूहों के लगभग 3 लाख लाभार्थी हिस्सा लेंगे जो देश भर के 500 से ज्यादा जिलों से इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश भर के युवाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के निर्माण को बढ़ावा मिले। पीएम मोदी की इस पहल से गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा के लिए आधारशिला रखी जा रही है। इसके अलावा असम के मोरी गांव और गुजरात के ही साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग की सुविधा की शुरुआत की जाएगी। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के तहत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा की स्थापना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड करेगी। 91,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब है। इन सुविधाओं के जरिए देश का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा। ये इकाइयां सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेंगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार जैसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन को प्रेरित करेंगे। और नए भारत की नई रेलवेज को तेज गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात से रेलवे की 85,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 2 खंडों का शुभारंभ किया और 10 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार में रेलवे का राजनीतिकरण बंद हुआ है, जबकि इससे पहले सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती थी, लेकिन उनकी सरकार डिलीवरी में विश्वास रखती है। रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर बीते 10 साल में देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इसी कड़ी में अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने रेलवे विकास की 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने 650 किलोमीटर लंबे
समर्पित माल गलियारे के 2 खंडों न्यू खुर्जा से साहनेवाल खंड और अहमदाबाद से न्यू घोलवट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि रेलवे का विकास निवेश और रोजगार के नए अवसर बना रहा है। भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सुरक्षित सुविधाजनक रेलवे बनाने के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण विद्युतीकरण हुआ है। यात्री सुविधाओं के मद्देनजर अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं। वहीं सेमी हाई स्पीड ट्रेनें भी शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अब देश में कुल 100 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने रेलवे को लेकर सिर्फ राजनीति की, विकास नहीं। आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। प्रधानमंत्री ने 51 गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, स्वचालित सिग्नलिंग सहित 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉलों का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्ध और विकसित देश के लिए रेलवे की भूमिका काफी अहम साबित होगी और आने वाले 5 साल में रेलवे आधुनिक आत्मनिर्भर स्वरूप में होगी। ये रेलवे के लिए मोदी की गारंटी है। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज के फोकस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज चौधरी, जो कि कुलपति हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय के। और खासतौर पर आज हम इस प्रोग्राम में 2 फोकस रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है सर कि आपने प्राइवेट सेक्टर में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी कार्य किया है और अब आप पीएम गति शक्ति विश्वविद्यालय को लीड कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो शुरुआत चलिए सेमीकंडक्टर से ही करते हैं, जो आपके ही राज्य जहां आपका विश्वविद्यालय है, गुजरात में धोलेरा, जो कि एक बिल्कुल वीरान शहर हुआ करता था, अब वहां पर देश की पहली सेमीकंडक्टर फैब यूनिट लगने जा रही है। किस तरह से देखते हैं आज के इस दिन को? 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है सर। ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत के विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर की जरूरत हमको हर फील्ड में है। न सिर्फ मोबाइल फोन, न सिर्फ टीवी, बल्कि आज की अगर हम कार देखें तो कार में भी करीबन 40% कॉस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के कारण है। अगर हम आधुनिक ट्रेन देखें वंदे भारत, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो भारत के अंदर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने के लिए 2021 के अंत में सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई गई, जिसमें 4 चीजें जोड़ी गई, जिसमें हम किस तरह से डिजाइन लिंक भी करें, उस तरह से हम अलग अलग डिस्प्ले फैब बनाएं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब बनाएं, एसओसी फैब बनाएं। तो उसके बाद में 76,000 करोड़ की वो इंसेंटिव स्कीम के बाद में आगे चलते हुए जैसा कि आप सभी जानते हैं, माइक्रोन ने पहला अनाउंसमेंट किया कि वो असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग यूनिट एक इस्टेब्लिश करेगा धोलेरा रीजन में। और अभी रिसेंटली 3 और प्रोजेक्ट भारत सरकार ने अप्रूव किए हैं, जिसकी आज प्रधानमंत्री जी फाउंडेशन स्टोन नींव शिला रखने वाले हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एक ऐसा देश जिसमें सेमीकंडक्टर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, जैसा कि हम देखते हैं भारत के अंदर में ऑयल के बाद में सबसे ज्यादा इंपोर्ट की जाने वाली चीज इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर है। तो इस बढ़ते सेमीकंडक्टर कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए, भारत के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और आगे आने वाले दिनों के अंदर में
जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज हुए कोविड के टाइम पे, जिस तरह से ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में डिस्ट्रप्शंस आए क्योंकि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन हमको नहीं मिल पाई, तो भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था जो कि अब टॉप 3 अर्थव्यवस्था में होने जा रही है, तो हमारा अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो प्रोफेसर साहब जी, तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रोफेसर साहब, चूंकि आपने प्राइवेट सेक्टर को देखा है बहुत बहुत करीब से, कई सालों तक आपने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कार्य किया है, भारत को हमेशा से एक सुपर पावर माना जाता रहा, लेकिन सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में क्या वो कहानी भारत हार्डवेयर की दुनिया में दोहरा सकता है? क्या वो कैपेसिटी है? क्या हम आज उस मुहाने पर खड़े हैं? आपकी बात में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूंगा। न सिर्फ सॉफ्टवेयर पर सेमीकंडक्टर डिजाइन के मामले में भी भारत काफी आगे रहा है। तो भारत के अंदर में डिजाइन टैलेंट बहुत मौजूद है, पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं थी। तो अभी जब हम डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें सेमीकंडक्टर कंपनी जिस तरह से एक दुनिया की सेमीकंडक्टर कंपनीज है, भारत के अंदर में लोकल स्टार्टअप सिस्टम है, भारत के अंदर में एकेडमिक्स के अंदर में भी काफी सारा चिप टू स्टार्टअप और काफी सारे प्रोग्राम सेमीकंडक्टर के चल रहे हैं। तो भारत में डिजाइन टैलेंट काफी है, पर डिजाइन टैलेंट को जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के अंदर में मिलेगी तो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो भारत को चाहिए, जो भारत की इकोनॉमी को चाहिए, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत के अंदर में ही अवेलेबल होगा और धीरे धीरे हम दुनिया की टॉप 3 और 4 सेमीकंडक्टर नेशंस भी बन पाएंगे। चलिए सर, अब फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं रेलवेज की तरफ। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आपने बताया कि वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेन्स में किया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे और भी आयाम हैं, स्पेस को ले लें या फिर टेलीकम्युनिकेशंस, आपने बताया सेमीकंडक्टर उसमें भी इस्तेमाल होगा। रेलवेज के लिए जो कल कमिटमेंट प्रधानमंत्री ने दिखाया, और उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में बिल्कुल वो कायाकल्प करने जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब विकास की गाड़ी के साथ कदमताल करने जा रही है इंडियन रेलवेज। आप तो खुद बैठे हुए हैं उस गति शक्ति विश्वविद्यालय में, जो गति देने के लिए ही बनाई गई है। तो किस तरह से देखते हैं आप इस विजन को जो प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट किया कल? प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि रेलवे इज लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री, और विकसित भारत के निर्माण में रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। रेलवे न सिर्फ लोगों को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, बल्कि अगर आप देखें तो क्योंकि रेलवे नेटवर्क जैसे जैसे फैलता है उसी तरह से हमारे नए मार्केट्स डेवलप होते हैं। हमारे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न इंडिया में बनने वाली चीजें अगर समुद्री मार्ग से विदेशों की तरफ एक्सपोर्ट हो सके तो उसके लिए रेल सागर परियोजनाएं, उसी तरह से अगर हम देखें जिस तरह से हेल्थ नेटवर्क, एजुकेशन नेटवर्क जो अलग अलग जगह भारत के अंदर फैला हुआ होता है, तो एक तरह से रेलवे न सिर्फ लोगों के आवागमन में और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करने में मदद करता है, परंतु पूरे भारत को जोड़ने में और भारत के विस्तार जो अंदर में शहरों से विभिन्न गांवों की तरफ, विभिन्न छोटे शहरों की तरफ, कस्बों की तरफ किस तरह जोड़ सके, तो वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको लाइफलाइन ऑफ द कंट्री कहते हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी ने जो 5-6 मुख्य बातें कही, अगर हम उसको गौर से देखने की कोशिश करें तो उन्होंने सबसे पहले तो बताया कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन्स का शतक पूरा हो चुका है और वो तेजी से और ज्यादा से ज्यादा 250 जिलों के अंदर में एक तरह से टच कर चुकी है। तो ये पैसेंजर कन्वीनियंस और कंफर्ट और सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। अगर दूसरी चीज उन्होंने बताई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो अगर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे तो हमारा पैसेंजर लाइन से लोड कम होगा, और दूसरा हम सामान को एक से दूसरी जगह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मुकाबले सस्ते, सुगम तरीके से और एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से जब रेलवे ज्यादा से ज्यादा फ्रेट या माल ढुलाई का काम करेगा तो नेचुरली भारत के अंदर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तेजी से कम होगी, क्योंकि रेलवे में हम जानते हैं कि जो है करीबन 3 गुना रोड के मुकाबले ये कम है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी ज्यादा है। तो ये दूसरी बात कही। तीसरी बात उन्होंने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, तो एक तरह से रीजनल और जो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि जो देश अपनी विरासत को संजो के नहीं रख सकता वो देश अपने भविष्य की तरफ भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारे भारत के अंदर में हर एक क्षेत्र के अंदर में विरासत है, तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के जरिए हम रीजनल प्रोडक्ट्स को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो अपने आप में एक उन्होंने बड़ी बात कही। उसके अलावा भी उन्होंने जो है वो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, जो एक मॉडर्न चीज है जिसके थ्रू 1000 से भी ज्यादा ट्रेन को एक साथ नजर रखी जा सकती है, वो उन्होंने बताई। फिर तीसरी चीज अगर आप नोट करें, भारत के अंदर में अप्रोक्सीमेटली
7,500 के आसपास रेलवे स्टेशन है। कल ये बताया गया कि किस तरह डिजिटलाइजेशन के जरिए ऑलमोस्ट 2,500 लगभग 2,500 स्टेशन डिजिटल स्टेशन की तरफ बनेंगे। तो अगर आप देखें भले हमारे रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा हो, जिसके थ्रू अलग अलग रेलवे स्टेशन के आसपास की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सर पीएम गति शक्ति की बात कर लें, विश्वविद्यालय में जो आप स्किलिंग कर रहे हैं उसका फोकस क्या रहने वाला है, कैसे वो कंट्रीब्यूट करेगा? आपने लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात की, तो पीएम गति शक्ति योजना सीधे उसके साथ जुड़ी हुई है। कार्गो टर्मिनल का भी कल शुरुआत की गई, राष्ट्र को समर्पित किया गया। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को लेकर के, और फोकस है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, डबल डिजिट से नीचे 10% से नीचे ले आने की जो बात लगातार कहते हैं प्रधानमंत्री, कितना हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे और आपका रोल आगे जाते हुए क्या होने वाला है? सफलता में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, हम हर हालत में सफल होंगे, क्योंकि जो अप्रोच लिया है वो अप्रोच सिर्फ हवा में बोली हुई कोई भाषण नहीं है। ये अप्रोच टेक्नोलॉजी इनेबल्ड अप्रोच है, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा से कहते रहे। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया, वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मास्टर प्लान है, जिसके थ्रू हम लोग जीआईएस सैटेलाइट इमेजिंग डेटा को यूज करके इंटीग्रेटेड प्लानिंग अप्रोच के थ्रू करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात करें, जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने अपने अहमदाबाद में भाषण में भी बताया कि पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भारत में उसको स्ट्रेंथ देने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय में ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे। अभी हम रेलवे रिलेटेड प्रोग्राम, रेलवे इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम चला रहे हैं। पूरे भारत में अकेला विश्वविद्यालय है जो रेलवे इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम चला रहा है। हमारे एमबीए प्रोग्राम लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे हैं, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट पे हैं। इस साल से हम लोग एविएशन सेक्टर के अंदर में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लिए नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हम लोग पोर्ट एंड शिपिंग लॉजिस्टिक्स के लिए नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। एक चीज कि हम लोग अपने युवाओं को किस तरह से डिग्री प्रोग्राम्स के थ्रू आगे बढ़ाएं। दूसरी और कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, लॉजिस्टिक सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में करने वाले लाखों लोग जो इस समय काम कर रहे हैं पूरे भारत में, उनको हम किस तरह से अपस्किल करें, उनको हम कैसे टेक्नोलॉजी के साथ में और रीस्किल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सके। तो हम बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मोड में भी मास्टर्स प्रोग्राम, एमटेक इन रेल इंजीनियरिंग शुरू करेंगे, हम पीएचडी प्रोग्राम शुरू करेंगे, हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज इस साल में करेंगे। इस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और डीपीआईआईटी के साथ मिलके हम लोग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम चलाएंगे ताकि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान टूल और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेकर जाएं। सर ये तो मतलब एक तरह से आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं पूरी स्किलिंग का, लेकिन एक गैप जो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है सर, रेलवे टेक्नोलॉजीज और जो हम नई चीज़ें कर रहे हैं उनको लेकर के मीडिया में उतना ज़्यादा जागरूकता नहीं है। बहुत सारे लोग नई न टेक्नोलॉजी को समझते हैं और न ही दिशा को समझ पा रहे हैं कि वाकई हम लोग कितना बेहतर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको पहल करनी चाहिए कि देश भर के मीडिया कर्मियों को भी नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए अपने गति शक्ति प्लान के साथ उनको अवेयर करना चाहिए। चलते चलते सर हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो इकोसिस्टम अभी आप बिल्ड कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ स्किल फोर्स क्या रहेगा, और क्या जो अभी इतना बड़ा परिवार है रेलवेज का उसको भी आप रीस्किलिंग करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल। अभी भी जो यूपीएससी के थ्रू इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया, उनके लिए भी हम लोगों ने मैनेजमेंट मॉड्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी कि हम एग्जिस्टिंग रेलवे ऑफिसर्स जो हैं और रेलवे कैडर को भी ट्रेन करेंगे, उनके टेक्निकल सुपरवाइजर्स, उनके लिए भी ट्रेनिंग स्कीम्स निकालेंगे। तो ये तो हम करने ही वाले हैं। दूसरा, आपके सजेशन को मैं पूरी तरह मानता हूं कि पिछले 15 महीने से जब से गति शक्ति विश्वविद्यालय बना है, हमने छोटे रूप में प्रयास किए हैं कि भारत के कोने कोने में मीडिया के थ्रू हम ये बात पहुंचाएं कि हम किस तरह विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान करने को तत्पर हैं, किस तरह से हम लोग लगे हुए हैं। तो मीडिया के साथ मिलकर भी हम इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे। पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर को ही देख ले तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत के अंदर में 1 करोड़ और लॉजिस्टिक सेक्टर में नई नौकरियां पैदा होने की या नई क्रिएट होने के चांसेस हैं। तो नौकरी के अवसर होना एक बात, उसके लिए हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह प्रिपेयर और ट्रेन कर पाए, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जैसे विभिन्न मंत्रालयों को और विभिन्न डिपार्टमेंट्स को आपस में सिनर्जी मिलने का काम करता है। उसी तरह गति शक्ति विश्वविद्यालय
तो प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की आत्मा को समेटे हुए हम उसी तरीके से सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ में, इंडस्ट्रीज के साथ में एक सिनर्जी बना के आत्मा को समेटते हुए उस तरह से हम लोग काम करेंगे ताकि एक केंद्र बिंदु के रूप में हम पूरे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर को साथ लेके चल सके। प्रोफेसर साहब बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए और सेमीकंडक्टर सेक्टर और खासतौर पर रेलवेज पर अपने पर्सपेक्टिव को हमारे साथ शेयर करने के लिए, दर्शकों के साथ अपने वैल्यूएबल इनपुट्स साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये इकोनॉमी टुडे में कुछ और खबरें हैं, आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। आम लोगों के लिए महंगाई के मोर्चे पर राहत बड़ी खबर है। खुदरा महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली। फरवरी में खुदरा महंगाई दर 5.09% रही। जनवरी में 5.1% थी। एनएसओ की ओर से ताज़ा आंकड़ों से जानकारी मिली है। पिछले साल फरवरी में खुदरा महंगाई दर 6.44% थी। आरबीआई ने खुदरा महंगाई दर को 2% की घटत बढ़त के साथ 4% के लक्ष्य पर तय किया है, यानी 2% से 6% का बैंड रखा है, जो कंफर्ट जोन आरबीआई के लिए है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई फरवरी में 8.66% रही, जो जनवरी में 8.3% से थोड़ा सा अधिक है। पिछले महीने केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित महंगाई दर 5.4% रहने का अनुमान जताया था और जनवरी मार्च तिमाही में 5% दर्ज की गई थी। जहां तक औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो जनवरी में ये 3.8% पर रहा है। महंगाई दर में गिरावट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ही है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अक्टूबर अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच में ब्याज दरों में भी कुछ सकारात्मक खबर आरबीआई दे सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में फरवरी में सालाना आधार पर 11% की बढ़त दर्ज की गई है। इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड सीएम ने ये जानकारी देते हुए कहा कि एसयूवी के बाजार पर पकड़ बरकरार है। ऑटो कंपनीज ने पिछले महीने डीलर्स को कुल 3,70,786 यात्री वाहन भेजे थे, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में आंकड़ा 3,34,790 यूनिट था। सीएम के मुताबिक बीते फरवरी में दोपहिया वाहनों की बिक्री 35% बढ़ी, 15,20,761 यूनिट्स। पिछले साल फरवरी में यह 11,29,661 यूनिट पर थी। फरवरी में तिपहिया यानी जो ऑटो रिक्शाज हैं उनकी बिक्री 8% बढ़ी, करीब 54,584 रही। पिछले साल 50,322 यूनिट्स बिकी थी। सीएम के महानिदेशक राजेश मेनन का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले फरवरी 2024 में यात्री वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़त देखने को मिली है, जबकि कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री में थोड़ी गिरावट दर्ज की। और अब बाजारों की बात कर लें। सेंसेक्स की ओपनिंग कैसे आपको दिखाते हैं। आज पॉजिटिव बायस के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में शुरुआत हुई। 248 अंकों पर 73,916 के स्तर पर आज सेंसेक्स कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी में भी आज बढ़त दिखाई दी। 60 अंक ऊपर निफ्टी की शुरुआत हुई। कहां पर इस वक्त फायदा नजर आ रहा है। टॉप गेनर्स आईटीसी, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक और एलटीआईएम 0.5 से लेकर के 5%। आज आईटीसी में सबसे ज़्यादा बढ़त देखी जा रही है। ब्लॉक डील की खबरों के बाद में इस शेयर में सबसे ज़्यादा तेजी 8% तक ये शुरुआती कारोबार में बढ़ता हुआ नजर आया था। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल और कोल इंडिया में गिरावट नजर आ रही है। फिलहाल ये जो तेज़ी आप देख रहे थे वो अब फ्लैट कारोबार के रूप में दिखाई दे रहा है और इस वक्त थोड़ा सा गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। तो बाज़ार में गिरावट और चढ़ाव ये दोनों ही ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं। तो एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू
बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और हम नजर डालते हैं कारोबार जगत से कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने ठप पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज का स्वामित्व कंसोर्टियम को सौंपने की मंजूरी दे दी है। एनसीएलटी ने एनसीएलटी के पिछले जालान कॉकरोच कंसोर्टियम को जेट एयरवेज का मालिकाना हक सौंपने की अनुमति को बरकरार रखा है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 15 मार्च तक पेटीएम के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस को मंजूरी दे सकता है। हालांकि आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपना ऑपरेशन बंद करने के लिए निर्धारित 15 मार्च की समय सीमा बढ़ाने की संभावना नहीं है। ब्रिटेन की बीएटी पीएलसी ने आईटीसी की 3.5% तक हिस्सेदारी बेचने की अपनी योजना का ऐलान किया। कंपनी ब्लॉक डील के जरिए यह हिस्सेदारी बेचेगी। यह हिस्सेदारी कंपनी के मौजूदा कुल 12.4 अरब शेयरों में करीब 43.7 करोड़ शेयरों के बराबर है। बीएटी पीएलसी ने ब्लॉक डील की कीमत दायरे 384 से 400.25 रुपए प्रति शेयर पर निवेशकों को 5% की छूट देने की पेशकश की है। भारत में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की कीमत निर्धारण के नियमों में जल्द सुधार देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने मूल्य निर्धारण ढांचे में सुधार पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया है। इस समिति में 3 प्रमुख सदस्य जिसमें डीओपी सचिव, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष और डीओपी के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार शामिल होंगे। ये समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार ने फ्री में आधार डिटेल अपडेट करने की डेडलाइन को एक बार फिर से 14 जून 2024 तक बढ़ा दिया है। पहले यह डेडलाइन 14 मार्च थी। इससे पहले भी डेडलाइन 14 दिसंबर 2023 थी। UIDAI के मुताबिक आधार डिटेल अपडेट करने की फ्री सेवा केवल माय आधार पोर्टल पर ही उपलब्ध है। जो लोग भौतिक आधार केंद्रों पर जाते हैं उन्हें अपना डिटेल अपडेट करने के लिए 50 रुपए का भुगतान करना होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इक्विटी, कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में लेन देन शुल्क 1 अप्रैल से 1% घटाने का फैसला किया है। लेन देन शुल्क में इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।